नमस्कार 10th क्लास। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है संघवाद, उसमें भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कि हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है। सोचिए कि भारत जैसे इतने बड़े देश में ये काम कितना मुश्किल होगा, यानी कि वो देश जो हमारे एक राज्य से भी छोटे हैं, वहाँ का भी शासन चलाने में उनको कितनी समस्या आ रही है। तो अब सोचो कि हमारा देश तो उनसे कितना गुना बड़ा है, तो यहाँ कितनी मुश्किल आई होगी, जहाँ बहुत सी भाषा, धर्म और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, आइए संविधान से शुरुआत करें। एक बहुत ही दुख व रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ कि बड़ा ही रक्तपात हुआ, बड़ी ही दुख की घटना है। और इस घटना के बाद हमने देखा देश दो भागों में बट गया। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र जो रजवाड़े थे, जो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे, वो भारत में मिल गए और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया। भारत एक राज्यों का संघ है, सभी राज्यों ने मिलकर अपना एक संघ बनाया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमारे ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का हमने जिक्र किया था, जो कल हमने पढ़ी थी, उन्हें फिर से देखें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के प्रावधानों पर भी लागू होती है। संविधान के मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। कल हमने पढ़ा था संघीय शासन में कि संघीय शासन में 2 स्तर की सरकार होती है। एक संघ सरकार, जिसको हम केंद्र सरकार भी कह सकते हैं, और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में पंचायत नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का एक जो तीसरा स्तर भी इसमें जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं को अपने अलग अलग अधिकारक क्षेत्र हैं। संविधान में साफ रूप से लिखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो विधायी अधिकारों को हमने जो 3 हिस्से में बांटा गया है, जिनकी हमने 3 सूचियाँ बनाई है, जिनका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संविधान के अंदर जो 3 सूचियाँ दी गई है, जिससे पहली सूची है संघ सूची, जिसको हम केंद्रीय सूची भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है? देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये जो मामले हैं ये सारे राष्ट्रीय महत्व वाले मामले हैं। इन सभी का जुड़ाव देश के साथ है। पूरे देश के इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है कि हम संचार व्यवस्था हरियाणा में कुछ दें, पंजाब में कुछ दें, मणिपुर में कुछ दें। नहीं, संचार व्यवस्था हमें एक देनी पड़ेगी। संचार व्यवस्था अलग अलग राज्यों की अलग अलग नहीं हो सकती। बैंकिंग व्यवस्था अलग अलग राज्यों की अलग अलग नहीं हो सकती। विदेशी मामले तो पूरे देश के हैं ही। इन सभी मामलों में एक जैसी नीतियों की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण हमने इन विषयों को संघ सूची में डाला है, क्योंकि संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में, संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं, लगभग 97 विषय आते हैं संघ सूची में, उन 97 विषयों पर कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी। संघ सूची में वर्णित जितने भी विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। ये संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आती है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सभी राज्यों के अपने अलग अलग विषय हैं। ये सभी राज्यों के अपने महत्व के विषय हैं। इसलिए राज्य सूची में जो विषय डाले गए हैं, लगभग 62 विषय आते हैं राज्य सूची में। उन विषयों पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सूची वालों पर। राज्य सूची वालों पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। राज्य सूची में जो विषय डाले गए उन पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। अब आती है हमारी तीसरी सूची,
शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं। यानी कि इन विषयों का मकसद केंद्र सरकार से भी है और इन विषयों का मकसद राज्य सरकार से भी है। ये विषय दोनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है। इन विषयों पर कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर बनाएगी, दोनों को ही। लेकिन जब दोनों के कानूनों अगर दोनों जब मिलकर कानून बना रही है और दोनों के कानूनों में टकराव आ जाता है, ऐसी परिस्थितियों में फिर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। यानी कि संवर्ती सूची में भी देखा जाए तो पावर ज़्यादा केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि इसने यहाँ क्लियर की है कि जब दोनों में टकराव आएगा तो कानून किसका मान्य होगा? केंद्र का। वैसे हमने जो दो सूची और देखी है, राज्य सूची देखी, केंद्र सूची देखी, दोनों में विषय ज़्यादा किस में थे? केंद्र सूची में। यानी कि हम यहाँ हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि केंद्र सरकार मजबूत है, एक तो उसके पास विषय ज़्यादा, प्लस संवर्ती सूची में भी ज़्यादा हिस्सा किसका? केंद्र सरकार का। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आए, अब कई विषय ऐसे बच गए जो तीनों सूचियों में नहीं है, उनका क्या होगा? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय, ये किसके अधिकारक क्षेत्र में है? क्यों? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद में आए। जो विषय संविधान बनने से पहले थे उनको तो 3 भागों में बांट दिया गया, लेकिन जो विषय आया बाद में, अब इसको किस सूची में डाला जाए? अब इन विषयों को हम बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इनको हम अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। जो विषय का संविधान बनने के समय नहीं थे, उन सभी विषयों को अवशिष्ट अधिकार में रखा गया है और उन सभी विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति सरकार मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिले। कि हमने देखा कि भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बराबर अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार को अधिकार ज़्यादा है, राज्य सरकार को अधिकार कम है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। अब अगर हम राज्यों की भी बात करें ना, तो भारत के सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। जैसे जो भारत में जम्मू कश्मीर है, भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान था। यहाँ एक बात क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, जिसका अपना संविधान था। क्यों? अभी जो पीछे धारा 370 हटाई गई थी, काफ़ी दिन मीडिया के अंदर ये चर्चा का विषय रहा था, सरकार ने संविधान की धारा 370 हटाई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर का अब अलग संविधान नहीं है। यानी कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार था, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होते थे। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अलावा कोई भी भारतीय नागरिक वहाँ जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता था। वैसे अब हो सकता है, पहले 1919 से पहले वहाँ पर कोई बाहर और राज्य का व्यक्ति जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता था। हालांकि और राज्यों में ऐसा नहीं था, भारत के और राज्यों में व्यक्ति कहीं जाकर ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं और वे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सके। इन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। ये कहते हैं कि भारत में भी अभी कुछ छोटे राज्य हैं, राज्य भी नहीं कह सकते हम उनको, हम ना तो क्योंकि उनकी अपनी अलग सरकार नहीं है, ना तो हम उनको अलग राज्य बना सकते, ना किसी दूसरे राज्य के अंदर उनको मिला सकते। जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, देश की राजधानी दिल्ली है, जैसे इलाके इस कोटि में आते हैं। हालांकि अब दिल्ली में तो राज्य सरकार भी है।
बाकी चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, ये हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं हम इनको, क्योंकि इनकी राज्य सरकार नहीं है। दिल्ली दोनों में आता है, दिल्ली केंद्र शासित भी है और राज्य सरकार भी है दिल्ली की। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का ये बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बदलाव करना आसान नहीं है। अकेली संसद इस व्यवस्था को नहीं बदल सकती। जो संविधान ने अधिकार बांटे हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, संविधान में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अकेली संसद, अकेली केंद्र सरकार ये बदलाव नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी बदलाव अगर संविधान में करना है तो पहले संसद के जो 2 सदन होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर वो प्रस्ताव आएगा राज्य की विधानसभा में। सभी राज्यों की कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तभी संविधान के अंदर बदलाव किया जा सकता है, जो कि काफ़ी मुश्किल कार्य है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के लागू करने की देखरेख में न्यायपालिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाए तो फिर या उच्च न्यायालय है या हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ होगा। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का अगर निर्वाह करने के लिए अगर जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकारों को कर लगाना या संसाधन जमा करने का अधिकार है। यह मैंने आपको कल भी बताया था भी कौन सी सरकार को कौन सा कर मिलना है, कौन सा नया कर वो लगा सकती है, ये सब संविधान के अंदर लिखा हुआ है, ये पावर उनको मिली हुई है। बाकी लेसन हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और अब आपका लिखने का काम जो है, जो तीनों सूचियां हैं, संघ सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची किसे कहते हैं और समवर्ती सूची किसे कहते हैं, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। यह आपका लिखने का काम है। जितना लेसन आपको पढ़ाया गया है वो लेसन आप अच्छे ढंग से तैयार करोगे। धन्यवाद।